साहित्यकार कैसे कैसे होते हैं। एक तरफ कितना अच्छा विराट व्यक्तित्व लगता है और कुछ चीज़ें उनकी ऐसी लगती हैं, कभी कभी अटपटा भी लगता है, अजीब भी लगता है, लेकिन विरोधाभास में ही तो जीवन की पूर्णता है ना। अंतर विरोध में ही जीवन की पूर्णता है। जैसे भगवान शिव गले में सर्प है, जहर भी है, और चंद्रमा भी लिए में अमृत भी है। जहर और अमृत में दुश्मनी है, लेकिन दोनों है, पूर्णता के प्रतीक है भगवान शिव। और भी उनकी उपमा है, कभी उस पर विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे। साहित्यकार भी कमोबेश ऐसे ही होते हैं। आज बात करें, कई साहित्यकारों की चर्चा करेंगे। पहले फणीश्वरनाथ रेणु की चर्चा करते हैं। फॉरेस्टगंज बिहार के बड़े प्रख्यात लेखक हुए हैं, कथाकार हुए, गीतकार हुए, कवि भी हुए हैं। मैला आंचल भी उनका साहित्य जो है कालजयी साहित्य। अब एक व्यंग वो कैसे करते हैं, अब व्यंग करते करते कहाँ उसको लाके पटकते हैं, जरा इसको भी समझिए। उनका व्यक्तित्व भी देखिए और वैसा सोचिए कि कैसे व्यक्तित्व के धनी है, कैसे व्यक्तित्व के स्वामी है वो। उन्होंने कर्मनाशा नदी अपने बिहार में ही है, उस पर बहुत जबरदस्त व्यंग लिखा। और लिखते लिखते व्यंग करते करते क्या कहते हैं, मेरे लिए कर्मनाशा नदी में स्नान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी स्वयं ही कर्मनाशा है। जब से मैंने विवाह किया है, मेरे सभी सत्कर्मों सत्कृतियों का नाश हो गया, मेरा जीवन तनावपूर्ण हो गया है। फणीश्वरनाथ रेणु ऐसे लिखते हैं। हालांकि फणीश्वरनाथ रेणु अपनी पत्नी को बहुत मानते थे, लेकिन व्यंग व्यंग है, अब व्यंग में उन्होंने लिख दिया। लेकिन व्यंग जरूर करते थे, कभी भी वो कुछ बोलती थी तो व्यंग जरूर करते थे, उनकी कमी को यानी बताते थे, लेकिन मानते बहुत थे। इसलिए हमने कहा कि फणीश्वरनाथ रेणु व्यंग्यकार, कथाकार, उपन्यासकार हैं। जेपी आंदोलन में भी उनके सहयोगी रहे थे। लेकिन अगर फणीश्वरनाथ रेणु के व्यक्तित्व की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद के बाद यह कला उन्हीं में, रेणु में ही दिखाई देती है। गांव के लोगों की सोच कैसी होती है, उनका दर्द कैसा होता है, उनका कष्ट कैसा होता है, उनके भाव कैसे होते हैं, उनकी संस्कृति कैसी होती है। ग्रामीण जनों की संवेदना का आरोह अवरोह का इतना बढ़िया चित्रण वो करते हैं और कहीं अन्यत्र दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। देखिए, उपन्यासकार का अर्थ क्या होता है, हमारे और आपके यानी हम लोगों की अनुभूति को, एहसास को जो शब्द देता है ना, वो उपन्यासकार, कथाकार, साहित्यकार होता है। अनुभूति को, एहसास को जो शब्द देता है। गांव के लोगों के एहसास को फणीश्वरनाथ रेणु ने शब्द दिया, उनके दुख का, उनकी संवेदना का, उनके संकोच का, उनकी खुशी का, उनके प्रेम का, उनके कसक का, उनके कशिश का बहुत सुंदर चित्रण मैला आंचल में फणीश्वरनाथ रेणु ने किया। वो अपने आप में अनूठे हैं। जैसे कोई सुमित्रा नंदन पंत नहीं बन सकता, वैसे कोई फणीश्वरनाथ रेणु नहीं बन सकता, क्योंकि सभी का अपना अपना व्यक्तित्व होता है और सभी आदमी का अपना अपना जोन होता है। उसी क्षेत्र में काम करते हैं, उसी क्षेत्र में चिंतन करते हैं, सोचते, विचारते, व्यवहार करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। जैसे कोई मुंशी प्रेमचंद नहीं बन सकता, उसी तरह कोई महादेवी वर्मा भी नहीं बन सकता। हमको लगता है किसी और ने इस तरीके से लिखा होगा। समाजवादी थे फणीश्वरनाथ रेणु, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, प्रभावित होते हुए भगवान पर भरोसा करते थे, इसलिए एक निष्ठ रहे। जैसे बंगाल में बंगाली लोग कम्युनिस्ट रहे, पर दुर्गा पूजा बहुत खुशी से मनाते रहे ना, उसी तरह फणीश्वरनाथ रेणु समाजवाद, साम्यवाद की विचारधारा से भले प्रभावित रहे, लेकिन ईश्वर निष्ठा उनकी कभी गड़बड़ाई नहीं। तो अनूठे रचनाकार कह सकते हैं, कथाकार कह सकते हैं। लेकिन साहित्यकार अपने आप में क्या होता है जानते हैं? चाहे साहित्यकार हो, कथाकार हो, उपन्यासकार हो, कहानीकार हो, कवि हो, वो जो होता है ना, वो सिखाता है, बताता है, हमें सही रास्ता बताता है। आज लेकिन हम लोग क्या हो गए, हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर आप एक एक व्यक्ति से पूछें या देखें, उसके जीवन को थोड़ा
नज़दीक से समझने की कोशिश करें या खुद के जीवन को भी देखें, तो हम लोग संवेदनाओं की अनदेखी कर रहे हैं। आज के जीवन की त्रासदी अगर कोई है तो यही है, हम इतने स्वार्थी और अहंकारी हो गए, हम स्वार्थ और अहंग से इतने घिर गए हैं कि हम संवेदनाओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरे का सुख, दूसरे का दुख, दूसरे की पीड़ा, दूसरे का कष्ट, दूसरे की परेशानी हमको छूती ही नहीं है, ये छूनी चाहिए। साहित्यकार का यही काम है। समाज और समाज का ताना बाना इसी से बुना हुआ है। समाज जब इस एहसास को बंद कर देता है ना, अनुभूति जब समाप्त होने लगती है, इंसानियत जब समाप्त होने लगती है, तो रेणु जैसे साहित्यकार बहुत खूबसूरती से इस एहसास का स्पर्श हमें दिलाते हैं, और यही स्पर्श हमारे अंदर इंसानियत को जगाता है। समाज और समाज का ताना बुना चूंकि इसी एहसास से बुना हुआ है, तो साहित्यकार का ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि संवेदनाओं की अनुभूति कराए। संवेदना का स्रोत जो सूख गया, जिसके चलते मानवता आज छटपटा रही है, इंसानियत मर गया, जिसके चलते हम लोग आज इस कोरोना संकट में हैं, कहीं ना कहीं इंसानियत की अनदेखी हुई, संवेदना की अनदेखी हुई। नहीं तो कोई प्रयोगशाला में वायरस बना करके पूरी दुनिया को आक्रांत करता और खुश रहता, कैसे वो जी सकता है, कैसे वो हंस सकता है, कैसे सोच सकता है, कैसे काम कर सकता है? निश्चित रूपेण संवेदना नहीं है। लेकिन साहित्यकार एक कैसे होते हैं? मेरे मित्र कहते हैं साहित्यकार होता है आधा पागल, अपनी भी नहीं सुनता न किसी और की सुनता है, किसी को गांठता भी नहीं है, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, संकट आ जाए, कितना भी उपद्रव हो जाए, किसी की नहीं सुनता। वैसे आप अधिकांश साहित्यकार के जीवन को देखेंगे ना, तो साहित्यकार के जीवन में उपद्रव ही उपद्रव है। अब एक दूसरे साहित्यकार की चर्चा करते हैं रेणु जी के अलावा। शिव कुमार बटालवी पंजाबी भाषा के कवि हुए, उनके गीत फिल्मों में भी बहुत गाए गए। महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी लोगों ने भी गीत गाया। जगजीत सिंह ने तो उनकी गज़ल को बहुत ज़्यादा ही गाया, उनके गीत आज भी गाए जाते हैं। लेकिन क्या कहा जाए, एक नंबर के शराबी थे। आप सोचिए, उस समय शिव कुमार बटालवी बटाला के रहने वाले थे, इसलिए बटालवी कहलाते थे। अंग्रेज लोग उनको इंग्लैंड ले गए। पंजाबी भाषा के कवि, उनकी कविता पर रिसर्च हुआ ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के जो विश्वविख्यात कवि जो हुए थे जॉन किट्स, उनसे उनकी तुलना की जाती थी। ब्रिटेन के बेहतरीन कवि किट्स हुए। कुछ कुछ अंग्रेज तो कहते थे कि जॉन किट्स से बेहतर है बटालवी, उनके भावों के बिंब उनसे ज़्यादा बेहतर है किट्स से। भाव का जो बिंब उकेरते थे, चित्रण करते थे, वो ज़्यादा बेहतरीन है। पर मस्त रहते थे, दारू पीते थे और मस्त रहते थे। अब कभी ठहरे, अपने मित्र के साथ एक रिक्शे पर जा रहे थे बटाला में। अब मित्र ने रिक्शे वाले से पूछा, रिक्शे वाले बटाला में क्या मशहूर है? रिक्शा वाला बोला, यहाँ तो एक ही चीज़ मशहूर है साहब, शिव कुमार बटालवी। अब वो बैठे हैं रिक्शा पर। रिक्शा वाले से बटालवी के मित्र ने पूछा, तूने बटालवी को देखा है क्या? अब देख रिक्शा वाला क्या बोलता है, उनको देखने की क्या जरूरत है, उनकी गजलें ही बहुत है, घर घर गाई जाती हैं। ऐसा कौन सा घर है जहाँ शिव कुमार बटालवी को गाया नहीं जाता? इससे ज़्यादा उनका क्या परिचय आपको चाहिए? रिक्शा वाला ऐसा बोल रहा है। देखिए कैसा व्यक्तित्व है। इस बातचीत के दौरान ही रिक्शे पर ही अब बटालवी को कुछ गजल की पंक्तियाँ दिमाग में आ गई। अपने मित्र से पूछते, अरे कोई कागज़ कलम है? और मित्र ने कहा कि नहीं, इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है। अब रिक्शा चला जा रहा है, अब वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर ताक झाँक रहे हैं। रास्ते में कोयले का ढेर दिखा, कोयला लिया और सामने दीवार थी, उस पर गजल लिख डाला। और मित्र को कहा, हम तो भूल जाएंगे, कल आकर तुम इसे कागज़ पर उतार लेना। ऐसे थे शिव कुमार बटालवी। और वो गजल बहुत फेमस हुई थी जो उन्होंने दीवार पर लिखा था, पूछ दे वे हाल फकीरा दा, नदिया बीच बिछर हीरा का।
सुन लीजिएगा आप लोग, आप तो यूट्यूब पर सब मिल जाएगा। लेकिन जो हम कहना चाहते हैं कि वो गज़ल उन्होंने कहाँ लिखा, कोयले से दीवार पर लिखा और मस्त दारू की बोतल खोली और पीना शुरू कर दिया। बटालवी जी कहते हैं, ये बताओ कि मेरे पिताजी मुझे तहसीलदार बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके पिताजी 1939 में अंग्रेज के ज़माने में, सोचिए, तहसीलदार थे। हिंदुस्तानियों के लिए उसमें बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि तहसीलदार के पोस्ट पर जाया गया बहुत मायने रखता था। जब उनकी गज़लें रेडियो पर गीत आती थी ना, तो अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो उनकी बहन कहती थी कि हम तो छोटे थे उस समय, हमें समझ में नहीं आता था कि गज़ल सुनकर सारी महिलाएं, सारे आदमी इतना रोते क्यों हैं। उनकी गज़लों में इतना दर्द होता था। जब वो बोलते कि बड़ी हुए तब समझ में आया, उनकी गज़लों में इतना दर्द होता था, पीड़ा का इतना प्रतिबिंब होता था कि सुनने वाले रोए बिना रह नहीं पाता था। लेकिन पर क्या हुआ, दारू पीते थे, 33 साल की उम्र में मर गए बटालवी। अब शादी हुई या नहीं हम तो नहीं जानते, पर कवियों की तो 10-20 ऐसे ही रहती।